हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिट फाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कदर मदन की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शबान और मेरे साथ मौजूद है मैं हूं मिस्टर पतलू। अच्छा जी, आज की वीडियो होने जा रही है अबाउट रिसेंटली। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो तमिलनाडु वालों को कि भाई आप लोगों ने अपना नया जो है वो सीएम चुन लिया है भाई। वाकई और विजय सर की बात होने जा रही है। हमने इनको मूवीज में तो देखा है, मूवीज में तो हमने इनकी एक्शन वगैरह देखे हैं और हम बाखूबी वाकिफ हैं इनसे। और कौन सा ऐसे बच्चा है, पाकिस्तानी बच्चे हैं कौन से ऐसे कि जिनको ये नहीं पसंद होंगे। इवन के बड़े छोटे हर किसी को इनकी मूवीज बहुत काफी ज्यादा पसंद थी। लेकिन अब इनको एक नए रूप में देखना, एक वो पॉलिटिशियंस के रूप में देखना, और रिसेंटली इन्होंने विन भी किया यार। सबसे पहले तो मैं उस चीज की कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा। अच्छा जी, टोटल जहां तक मेरी क्या नाम इंफॉर्मेशन के मुताबिक टोटल 234 सीट्स थी और इसमें से 108 मेरे ख्याल इन्होंने विन की हैं। और TVK पार्टी का नाम है इनका, अगर किसी को फुल फॉर्म पता हो इनकी पार्टी की तो वो तो हमें लाजमी बताइएगा। और एक और चीज मुझे बड़ी वो एक हैरानकुन लगी कि स्टेट की सबसे बड़ी पार्टी है, सिंगल पार्टी के वजूद में जो आई थी और उसने 85% वोट जो है वो गेन किए हैं सिंगल पार्टी रह के। हालांकि हमने मोस्टली जितने भी इलेक्शंस देखे हैं वो मोस्टली 2 से 3 पार्टी तो इकट्ठी होकर वो इलेक्शंस वगैरह लड़ती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि क्या रीजन है इसके पीछे इतने। और एक चीज और मेरा क्वेश्चन है कि पिछली दफा जब ये सीएम के लिए मेरे ख्याल तब ये मेरे ख्याल नहीं जीते थे, तो उसके पीछे क्या रीजन थी, और अब जीते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है, ये लाजमी बताइएगा हमें। ओके जी। पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी बंगाल पर राज कर रही और स्टालिन तमिलनाडु में 5 सालों से, पर दोनों चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन नहीं जीत पाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन अपनी सीट हार गए हैं। भवानीपुर से चुनाव हार गई है ममता बनर्जी हारी उस पॉलिटिकल पार्टी से जो 2016 में बस 3 सीटें जीती, और स्टालिन हारे उस एक्टर से जिसकी 2 साल पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तमिलनाडु में इस फिल्म स्टार ने वो अचीव कर दिया जो कमल हासन ट्राई करे पर अचीव नहीं कर पाए, और जिसके बारे में रजनीकांत बात करते रहे पर कर नहीं पाए। बंगाल में अब बीजेपी का झंडा लहरा रहा है, एक ऐसी पार्टी जो 2011 में बस 4% वोट जीती। तो ये हुआ कैसे? And this is exactly what I want to talk about. This video is divided into 2 parts. सिर्फ 4% वोट पड़े थे विजय को। हाँ 4%। पहले हम बंगाल के बारे में बात करेंगे और फिर तमिलनाडु के बारे में। अब बंगाल की बात करें तो फर्स्ट रीजन व्हाई बीजेपी वन is scams. Breaking news is coming in right now. Partha Chatterjee's close aide Arpita has been arrested from Kolkata. जुलाई 2022 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अर्पिता मुखर्जी के घर में एक रेड करी। वो पार्था चैटर्जी के बहुत क्लोज है, जो उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे और ममता बनर्जी के राइट हैंड मैन। घर से मिला क्या? 21 करोड़ 90 लाख कैश अलमारी के अंदर कपड़ों के पीछे। इसीलिए दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब ये पैसा तो अभी मिला है, पर स्कैम कई सालों से चल रहा है। जब से पार्था चैटर्जी एजुकेशन मिनिस्टर बने, उन्होंने टीचर रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो सेंट्रलाइज कर दिया, जिसका मतलब है कि मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि किस टीचर की भर्ती होगी और किसकी नहीं। कैसे डिसाइड होता है? कौन कितना पैसा देता है। अगर आपने पैसे दिए तो आपके रिपोर्ट कार्ड के नंबर भी बदल दिए जाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कोविड के दौरान तो कैंडिडेट्स डायरेक्टली पैसा देते और क्या बात है, क्या वो कितनी गलत बात है। मैं कह रहा हूँ वो नंबर भी चेंज कर देते हैं, उनका पता ही नहीं चलता ना, इस वजह से कह रहा हूँ। अबे नहीं यार, वो पॉइंट तो देखो क्या बातें हो रही हैं। छप जाते। कैलकाटा हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको इतना एविडेंस मिला कि उन्होंने इस प्रोसेस को पूरी तरह कैंसिल ही कर दिया, और कुछ स्कैम्स में तो पैसा हड़प लिया जाता, दूसरे स्कैम्स में लोगों की जानें चली जाती। Tragedy in Kolkata. At least 16 people have been killed when an under construction flyover collapsed in the busy Bara Bazaar area of the city. 31 मार्च 2016 दोपहर के 12:32 विवेकानंद फ्लाईओवर जो अंडर कंस्ट्रक्शन था उसका सेक्शन गिर जाता है और 26 लोगों की मौत हो जाती है। ये लोग काम के लिए बर्रा बाजार जा रहे थे, जैसे संजय मेहरोत्रा जो लंच के बाद अपनी परिवार की दुकान की तरफ जा रहे थे। जो लोग मारे गए वो रिक्शा वाले थे, टैक्सी वाले थे और स्ट्रीट वेंडर्स थे। अब ये सुनो, कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑपरेशंस डायरेक्टर ने कहा कि तो भगवान की वजह से हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो स्टील यूज किया गया है
वो क्वालिटी टेस्ट में ही फेल कर गया। एक चाइनीज कंपनी जो लीड कॉन्ट्रैक्टर थी, उनका एक भी एम्प्लॉय साइट विजिट करने ही नहीं आया पूरी कंस्ट्रक्शन के दौरान। अब आप खुद सोचो कि स्टील ही क्वालिटी टेस्ट फेल कर गया और जो चाइनीज कंपनी थी वो कभी आए ही नहीं। अब आप बोलोगे कि आप एक छोटे से फ्लाईओवर की बात क्यों करते हो? ऐसे एक्सीडेंट्स तो हर दिन होते हैं, मुंबई में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, कई जगह होते हैं। प्रॉब्लम एक की नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे स्कैम्स और ऐसी क्रिमिनल एक्ट्स कई बार कुछ छोटी और कुछ बड़ी। After a 31-year-old woman junior doctor was found dead at Kolkata state-run RG Kar Medical College and Hospital on Friday morning. 9 अगस्त 2024 एक 31 साल की फीमेल ट्रेनी डॉक्टर का एक और मर्डर हुआ आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक सेमिनार रूम में। ये कॉलेज कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉस्पिटल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग एविडेंस को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई ने इंटेरोगेशन करी तृणमूल कांग्रेस के एमएलए निर्मल घोष की। विक्टिम के पेरेंट्स ने आरोप लगाया कि निर्मल घोष ही जल्दीबाजी कर रहे थे ताकि बॉडी को समेट लिया जाए उधर से। ये केस एक चिंगारी की तरह फैला बंगाल में ही नहीं पूरे देश में। 14 अगस्त की रात को कई सिटीजन्स देर रात एक मार्च पर निकले, पर उनको नहीं पता था कि 13 दिन बाद जब ऐसी एक और रैली होगी तो सरकार जवाब देगी टीयर गैस, लाठीचार्ज और वाटर कैनन्स के साथ। इस मूवमेंट के बाद कई लोगों का ट्रस्ट ही हट गया वेस्ट बंगाल सरकार से। वो ममता बनर्जी जो इलेक्शन जीत रही थी विमेन वोट्स के नाम पर, आज उन्हीं महिलाओं को सिक्योरिटी नहीं दे पाई अपनी स्टेट में। 15 सालों के दौरान एक पार्टी इतनी मजबूत हो गई कि वो एविडेंस भी मिटा सके और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सके। एंड दिस इज नॉट वेरी यूनिक क्योंकि बंगाल के लिए वायलेंस इज एन एवरीडे रियलिटी। 5 अगस्त 2024 इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर संदेश खली इलाके के गांव में पहुंचते हैं। उनके पास एक वारंट है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तब के टीएमसी के फूड मिनिस्टर ज्योति प्रिया मलिक के खिलाफ एक राशन स्कैम रिलेटेड। इस इन्वेस्टिगेशन में वो एक और आदमी की पूछताछ करना चाहते हैं, शेख शाहजहां, जो तृणमूल कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर हैं और जो इस इलाके को अपने किंगडम की तरह चला रहे कई सालों से। जैसे ऑफिसर्स उधर पहुंचे उनको 1000 लोगों की भीड़ मिली। इस भीड़ ने उनको घेर लिया, पीटा, गाड़ियां तोड़ी और फोन छीन लिए। 3 ऑफिसर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट मिली और शाहजहां तो सुबह ही भाग गए। 55 दिन तक वेस्ट बंगाल पुलिस के पास कोई अता पता नहीं था उनका। अब 1 महीने बाद शाहजहां अरेस्ट तो हो गए, पर इस कहानी में ट्विस्ट आता है इस अरेस्ट के बाद, जब इस इलाके की महिलाएं अपना मुंह खोलती है। वो बताती है कि कैसे शाहजहां और उसके साथी कई सालों से उनके खेतों पर नदी का सॉल्ट वाटर के साथ फ्लडिंग करते ताकि ये जमीन बंजर बन जाए और वो इसको हड़प ले। महिलाओं ने बताया कि कैसे ऑफिस से कॉल आते उनको रात में सेक्सुअल फेवर्स के लिए। अगर कोई एफआईआर ये तो बहुत गलत कर रहे थे। लोकल थाना ये करने से मना कर देता। अब आपको ये इंसिडेंट बहुत एक्सट्रीम लगेगा, बट लाइक आई सेड पॉलिटिकल वायलेंस इज वेरी नॉर्मल इन बंगाल। इनफैक्ट मैंने इसके बारे में कई साल पहले वीडियो बनाया था। कई रिसर्चर्स ने स्टडी किया है इसी वायलेंस को। एक 2022 का पेपर कहता है कि बंगाल का वायलेंस दूसरी स्टेट्स की तरह नहीं है क्योंकि ये कास्ट या फिर रिलीजन के बारे में नहीं है, बल्कि ये है पार्टी के बारे में। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट द्वैपन भट्टाचार्य ने कहा था कि रूरल बंगाल पार्टी सोसाइटी के बलबूते चलता है। पार्टी सोसाइटी का मतलब है कि समाज कास्ट या फिर रिलीजन से नहीं चलता, बल्कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हो उससे चलता है। वो डिसाइड करता है कि आप दुकान कहाँ लगा सकते हो, आपको वेलफेयर कितना मिलेगा और क्या थाना आपकी एफआईआर लेगा या फिर नहीं। और ये पार्टी सोसाइटी चलाता कौन है? लोकल कार्डर, जो बेसिकली लोकल गुंडे हैं। यही गुंडागर्दी हमने 2011 इलेक्शंस और 2021 इलेक्शंस के बाद देखी थी और 2018 के पंचायत इलेक्शंस के बाद भी। ये लोग ऑपोजिशन वर्कर्स को धमकियां देते हैं और वोटर्स को भी धमकियां देते हैं। अब बंगाल के अर्बन और रूरल एरियाज में ये दादागिरी डिफरेंट थी। अर्बन एरियाज में कॉन्सेप्ट था एक सिंडिकेट था, जब पार्टी के लोकल वर्कर्स, यंग आदमी बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आप दुकान खोल सकते हो या नहीं, आपको कहाँ से वर्कर्स मिलेंगे, कौन रिक्शा ड्राइव कर सकता है और आप ईंटें कहाँ से खरीद सकते हैं। सारा सिस्टम मिला हुआ था ना। ये सारे पॉलिटिकली जाहिर सी बात है, ये भी तो अदारे गवर्नमेंट की हैं, तो वो जैसे जैसे सरकार कहेगी उन्होंने वैसे ही चलना है। वो कैसे खुद से वो इस जगह पे जाके रेड्स वगैरह कर सकते थे? वो तो खुद सरकार के हैंड और सरकार के अंडर थे ना सारी चीजें। कट मनी का, अगर मान लो आपको सरकार से एक सब्सिडी मिल रही है या कुछ फायदा मिल रहा है, हर चीज का रेट कार्ड है बकायदा। ये रेट कार्ड इतना स्टैंडर्डाइज है, मान लो एक रेस्टोरेंट का फूड मेन्यू, तो अगर आपको एक फ्री टॉयलेट मिलने वाला है उसके लिए आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे। 2000 रुपए का अंतिम संस्कार करवाना है तो 200 रुपए दो।
फ्री में घर बनवाना है तो 10,000 से 15,000 रुपए दो। 15 साल तक ये सिस्टम चलता है। पर 2026 में ये सिस्टम डगमगाने लगा क्योंकि लोग तंग आ गए। कुछ लोग गुंडागर्दी से परेशान थे और कुछ लोग इकोनॉमी से, स्पेशली यंग लोग जो नौकरी की तलाश में थे। और इस इकोनॉमी की हालत ना आपको क्लियरली दिख जाएगी अगर आप कोलकाता के राजरहट टाउनशिप के इस 50 एकड़ प्लॉट को देखोगे। ये प्लॉट इन्फोसिस ने खरीदा था 75 करोड़ रुपए। उनका प्लान था एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर बनाने का, जैसे उन्होंने बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में बनाया। उनको उम्मीद थी कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा उनके लिए, जहाँ उनको टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे, कंप्लायंस इजी होगी। पर ममता बनर्जी ने ये करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में कोई SEZ बनेगा ही। और ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी पॉपुलर ही हुई थी टाटा नैनो फैक्ट्री की प्रोटेस्ट की वजह से, जिसकी वजह से रतन टाटा को बंगाल छोड़कर गुजरात जाना पड़ा अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो इन्फोसिस को मना कर दिया। और ऐसा ही किया विप्रो के साथ, जिसने सॉल्ट लेक में भी एक जमीन खरीदी थी इसी चीज के लिए। और इन्फोसिस ने जो 50 एकड़ का प्लॉट खरीदा ना, वो 8 साल तक खाली रहा। यार 75 करोड़ भर के बाद में इन्फोसिस ने कहा यार SEZ छोड़ो, मुझे एक बिल्डिंग बनाना है। तो ऑब्वियसली कोई कंपनी कोई भारी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी ऐसी सिचुएशन में, तो उन्होंने बस 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे। जबकि बेंगलुरु में उनका कैंपस 30,000 इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करता है। फैक्ट्रीज को भगाने में लोकल गुंडों ने भी उनकी मदद करी। लोकल TMC यूनिट हफ्ता वसूली भी करता किसी भी बिजनेस पर्सन से। जो सिंडिकेट सिस्टम मैंने आपको बताया था ना, वो डिसाइड करता कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदने हैं, कौन से प्राइस में आप खरीदोगे। लेबर हायर करना है तो किससे हायर करोगे, और अगर उनकी बात नहीं मानी तो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देंगे। अब सरकार ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट जरूर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी हर साल। पिछले साल तो ममता बनर्जी ने बोला कि उनको 4.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसके ना मैं कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रहा हूँ। वीडियो के दरमियान आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वीडियो के एंड में जो है ना वो डिस्कशन करेंगे और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, ताकि हमारे जो सवालात हैं आप उनके जवाब ना हमारे कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी दे के जाइएगा यार प्रपोजल्स में। पर अगर आप पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो, आपको भी पता है कि इन प्रपोजल की घंटा वैल्यू होती है। 4.5 लाख करोड़ क्या 100 लाख करोड़ बोलते कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जहाँ कर्नाटका में टेक इंडस्ट्री पनप रही थी, महाराष्ट्र में फैक्ट्रीज, गुजरात में केमिकल प्लांट्स और तमिलनाडु में फॉक्सकॉन आईफोन असेंबल कर रही थी। बंगाल की इकोनॉमी जो एक समय देश की सोने की चिड़िया होती थी, जहाँ दुनिया भर के टेक्सटाइल्स बनते थे, उसकी हालत खस्ता थी। और ये हालत आप देख सकते हो उधर के रेलवे स्टेशंस, चाहे वो हावड़ा हो या आसनसोल, जहाँ हर दिन हजारों बंगाली आदमी ट्रेन चढ़ते बंगाल को छोड़ने की। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। 2024 के एस्टिमेट्स के हिसाब से केरला में 25 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनमें से 20% यानी कि 5 लाख बंगाल से आए। और क्यों ना, क्योंकि बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में काम करने के लिए आपको डेली के 200 से 400 रुपए मिल जाएंगे, जबकि केरला में अप टू 1000 रुपए। इसी वजह से लोग 3000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं बंगाल से केरला बस काम करने के लिए। अब इन सारी प्रॉब्लम्स इनका वो नहीं लग जाएगा। हाँ, 3000 किलोमीटर सोच के देखो कि 3000 किलोमीटर अगर मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ से तुमने जाना है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से तुमने जाना है, मैं तो कंट्री से भी बाहर हो जाऊंगा। नहीं, बस इस्लामाबाद से तुमने जाना है आगे से कर दो, यानी कि 1500 ये और 1500 आगे, यानी कि 24 से 48 घंटे का सफर। जैसे छाया माशी साउथ कोलकाता में एक डोमेस्टिक हेल्प है। सितंबर 2021 में उनको बैंक अकाउंट में 500 रुपए मिले लक्ष्मी भंडार स्कीम के जरिए। 5 साल बाद ये 500 रुपए 1500 रुपए हो गए, और शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब महिला को 1700 पर महीने मिलते। इस स्कीम से 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिलता बंगाल, which is one of the most expensive welfare schemes in our country। अब ये सुपर पावर थी ममता बनर्जी। तो जब बीजेपी आई, उन्होंने कि आप 1500 रुपए देते हो तो हम 3000 रुपए देंगे। तो जो सबसे बड़ा त्रिशूल था ममता बनर्जी का, वो ही टूट गया। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट, SIR, which is Special Intensive Revision of Voter Rules। पिछले साल अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वो SIR लॉन्च करेंगे। इसका ऑफिशियल पर्पस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि भाई वोटिंग लिस्ट में कई लोग हैं जो मर चुके हैं, कई के डुप्लीकेट नाम है, हम एकदम क्लीन करना चाहते हैं इसको। अब ये क्लीनिंग ना पिछली बार 2002 में हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने ये प्रोसेस फॉलो किया कि वो सबसे पहले 2002 की वोटर लिस्ट को डिजिटाइज करेंगे। तो बंगाली से ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की एल्गोरिथम से
डिजिटाइज करी गई। फिर उन्होंने लिस्ट बनाई उन लोगों की जो वोटिंग कर सकते हैं और फिर कंपेयर किया कि क्या ये लोग 2002 की लिस्ट में थे या नहीं। अगर नहीं थे तो आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर थे या नहीं, और अगर वो भी नहीं थे तो डिलीट। एक्सेप्ट इसमें कई प्रॉब्लम्स है। अगर 2002 में आपका सरनेम बंदोपाध्याय था जो 2025 में बैनर्जी हो गया, या मुखोपाध्याय था जो 25 में मुखर्जी हो गया, या नाम मिजानुर था पर फिर ZJ बन गया, तो आपको फ्लैग कर दिया जाएगा। और ऐसी कई कहानियां आई स्पेशली मुस्लिम्स की, जैसे ये है हसनारा खातून जो बांग्लादेश बॉर्डर के पास मालदा डिस्ट्रिक्ट में रहती है। उनके पिताजी ने वोट किया, ग्रैंडफादर ने और ग्रेट ग्रैंडफादर ने भी, पर 7 में से 5 परिवार के सदस्य को रेड फ्लैग बुला दिया, तो आपकी वोटिंग राइट सस्पेंड हो गई। जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ 12% वोटिंग लिस्ट में नाम रेड फ्लैग में थे। फाइनल नंबर आया 90 लाख लोगों का। अब इनमें से जो 65 लाख नाम थे वो जेन्युइन थे, या तो डुप्लीकेट थे या फिर किसी की डेथ हो चुकी थी, इसलिए उनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। पर अराउंड 25 लाख लोग, दिस वाज द मेन कंट्रोवर्सी। अब ये लोग अपील जरूर कर सकते थे, पर इस अपील की कंप्लीशन को 2 साल लगते, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि भाई अपील तो चलता रहेगा, आप अपना इलेक्शन मत रोको। तो तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि भैया बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के जरिए हमारे वोटर्स को हटा दिया। बीजेपी का कहना है कि ये तो इलेक्शन कमीशन ने किया और जिनका नाम होना नहीं चाहिए हमने उनको हटाया, और वो लोग अपील भी तो कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि इलेक्शन पर इसका इम्पैक्ट था या नहीं। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स की एनालिसिस के हिसाब से इम्पैक्ट नहीं था। जहां ज्यादा वोटर डिलीशन हुई, उल्टा उधर तृणमूल कांग्रेस जीत गई। पर आप ये आर्ग्यूमेंट जरूर दे सकते हो कि मैटर नहीं करता कि इसका इलेक्शन पर कोई इफेक्ट आया है नहीं। मैटर ये करता है कि इलेक्शन के बस कुछ टाइम पहले ही आपने 25 लोगों को हटवा दिया, उनकी डेमोक्रेटिक राइट का क्या। पर जो एंड रिजल्ट आया वो है कि तृणमूल कांग्रेस वाज हैंडसमली डिफीटेड। अब मेरे लिए दूसरा इलेक्शन ज्यादा इंटरेस्टिंग था। डीएमके ने तमिलनाडु को 16% जीडीपी ग्रोथ रेट थी, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। फिर भी वो हार गए एक सुपरस्टार से, एक ऐसा स्टार जिसकी 2 साल पहले तमिलनाडु तो बहुत आगे जा रहा था ना। हाँ ना, यही तो चीज है। वो तो हर चीज में, यानी कि हमने जितने भी देखे हैं, ऑटोमोटिव का तो बहुत बड़ा हब है भाई। लेकिन ये सारी चीजें भी होती नहीं है, और इस तरह से घिरा हुआ था वेस्ट में बहुत सारा। इस बारे में तो हमें दूर दूर तक भाई आइडिया था। What you see are visuals of celebrations by the fans, because for them this is nothing short of a festival every time a Vijay film releases. 5 सितंबर 2024 चेन्नई। ये वीडियो है विजय की मूवी गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के पहले। इस फिल्म रिलीज होने के 7 महीने पहले विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी टीवीके लॉन्च करी थी। फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे ढोल के साथ, डांस के साथ। उनका पूरा नाम आया था, फैंस सेलिब्रेट। क्या नाम है इनकी पार्टी का? इन्हें पहले विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी टीवीके लॉन्च की। तमिलगा वेत्री कजागम। हाँ, टीवीके क्या मतलब है इस पार्टी का? इसका वो तो बताइएगा जरा, कि यानी कि इस नाम के पीछे क्या रीजन थी रखने की? मैं कह रहा हूँ ये प्रॉपर नई पार्टी है बिल्कुल। हाँ, लोग देख भाई कैसे खुश हैं। दूध के साथ। अब सरकार को पूरा अंदाजा था कि पागलपन है। इनफैक्ट सरकार ने ये कहा था कि वो एक रूल रिलैक्स कर रहे हैं जिससे मूवी थिएटर 5 शो दिखा सकते हैं हर दिन, ताकि कई लोग इस मूवी को देख सकें। अब ये जो सेलिब्रिटी वर्शिप है, ये तमिलनाडु में कई जानी मानी चीज है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक फैन थे दामोदरन, जो एक रिपोर्टर को मिले। दामोदरन ने अपनी शर्ट निकाली रिपोर्टर को दिखाने के लिए कि अंदर है क्या, और उनके दिल के ऊपर टैटू था विजय का चेहरा। दामोदरन ने कहा कि मेरे लिए तो यही भगवान है। एनजीआर हो, शिवाजी गणेशन या रजनीकांत, तमिलनाडु में फिल्म स्टार्स को भगवान ही माना जाता है। और इसी चीज ने मदद करी विजय को जब अक्टूबर 2024 में उन्होंने अपनी पहली पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस बुलाई एक छोटे से शहर में। कितने लोग आए? 50,000 इस कॉन्फ्रेंस पहली वो थी। और ये रियल फुटेज है गाइस, ये तो बताइएगा लाजमी। भाई साहब जलसा चेक करो, 50,000 लोग पहली दफा सियासत में कोई कदम रखते हैं यार, शहर में को अटेंड करने के। कई लोग रात में सोए उधर ही ताकि उनको सीट मिल जाए। सरकार को टोल कलेक्शन बंद करना पड़ा ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। कई लोग उधर घायल हो गए गर्मी के मारे। अब ये सेलिब्रिटी वर्शिप कई लोगों ने यूज की है अपनी पॉलिटिक्स में। विजयकांत हो या फिर कमल हासन, दोनों ने ट्राई किया पर वो फेल कर गए। पर विजय की कहानी थोड़ी अलग है।
तमिलनाडु में एक स्क्रिप्ट लिखी गई है कि अगर आप एक स्टार हो तो आप पॉलिटिक्स में कैसे एंटर करो। एमजीआर ने लिखी और फिर जयललिता ने इसको रिफाइन कर दी। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फिल्में बनाओ जहां आप गरीबों की मदद करते हो, फिर अपना चेहरा हर स्क्रीन पर छाप दो। कैंटीन हो, मील प्रोग्राम हो, बेबी किड्स और नमक हो। विजय जो चेन्नई में पैदा हुए एक फिल्म फैमिली में, वो ये स्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। और ये प्रोसेस पर एक हफ्ते का प्रोसेस नहीं है, इसको 20 साल लगे। 2004 की फिल्म गिल्ली के साथ विजय सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म का विलेन एक लोकल गुंडा है, जबकि विजय का कैरेक्टर आम आदमी है जो इस गुंडे से लड़ाई करता है। 2013 में थलाइवा फिल्म रिलीज होती है, जहां एक यंग आदमी अपने पिताजी की पोस्ट लेता है उनके पॉलिटिकल एम्पायर को संभालने के लिए। AIADMK सरकार तो इस फिल्म से इतना डर गई कि उन्होंने इस फिल्म को रिलीज करने से ही मना कर दिया, ये कहते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर इश्यू हो जाएंगे। विजय को नेगोशिएशन करनी पड़ी सरकार से, जिसकी वजह से एक हफ्ते बाद ये फिल्म रिलीज हुई। 2018 आते आते जो पॉलिटिकल मैसेज था ना, ये डायरेक्ट होने लगा। जैसे फिल्म आई सरकार, जहां कैरेक्टर्स दिखाए गए जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं और मिक्सर ग्राइंडर और टीवी सेट ठीक रहे। ये वही चीजें हैं जो AIADMK और DMK सरकारों ने अपने वोटर्स को दी। दोनों पार्टीज गुस्सा हो गई और उन्होंने इतना प्रेशर डाला कि जो फिल्म क्रू है उनको म्यूट करने पड़े अपने डायलॉग्स। फिर उनकी आखिरी फिल्म जननायक, जिसका मतलब है पीपल्स लीडर, उन्होंने कहा कि ये उनकी फेयरवेल फिल्म है। इन 20 सालों में विजय ने अपनी एक इमेज बनाई और इस इमेज की वजह से जोसेफ विजय चंद्रशेखर विजय से थलापति विजय बन गए, यानी कि लीडर विजय। अब वो लीडर तो बन गए, पर लीडर को भी आर्मी की जरूरत होती है और ये आर्मी उनके फैंस ने बनाई। 2009 में पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने के 15 साल पहले विजय ने एक ऐसी चीज करी जो किसी भी स्टार ने नहीं करी। उन्होंने अपने सारे फैन क्लब्स को एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन VMI में मर्ज कर दिया, जिसका हेड ऑफिस चेन्नई में था। और इंटरेस्टिंग बात देखो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में यूथ विंग है, डिस्ट्रिक्ट हेड है और स्टूडेंट विंग है। इसीलिए विजय का फैन क्लब दूसरे फैन क्लब से बहुत अलग है। उन्होंने अपने फैंस को बताया यार सेम इधर इमरान खान की तरह उन्होंने टारगेट ही क्या किया, यूथ को टारगेट किया है, ताकि वो आने वाली जनरेशन जो है ना, उनका माइंडसेट चेंज किया है। भाई चलो पुरानों का तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो न्यू आ रहे हैं उनका तो वो अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचो, अपने परिवार की मदद करो, फिर दूसरों की मदद करना। एक्चुअली विजय फैन क्लब नहीं बना रहे थे, वो एक कार्डर बना रहे थे। 2012 में एक 15 साल का लड़का थिएटर छोड़कर सीधा लोकल VMI ऑफिस में गया ताकि वो इसका भाग बन पाए। ऐसी तगड़ी रिक्रूटमेंट थी विजय की। जब साइक्लोन थाने आया तमिलनाडु में, तो VMI वॉलंटियर ने रिलीफ कैंप सेटअप करे। जब 2017 में अनीता, एक लड़की ने अपनी जान ले ली नीट एग्जाम में फेल होने के बाद, विजय ने उसके परिवार को पैसे ट्रांसफर करे। अगले साल के साइक्लोन में उन्होंने हर VMI डिस्ट्रिक्ट हेड को 4.5 लाख रुपए दिए ताकि वो रिलीफ ऑपरेशन कर पाए। अभी जो कहानी बन रही थी ये क्लियर हो जाती है अक्टूबर 2021 जब तमिलनाडु के रूरल लोकल बॉडी इलेक्शन में VMI ने 169 सीट्स में इलेक्शन लड़ा और वो 115 जीत गए। 65% की स्ट्राइक रेट, एक कंप्लीटली नई ऑर्गेनाइजेशन। याद रहे कि कमल हासन ने भी अपनी पार्टी लॉन्च करी थी और सेम इलेक्शन में भाग लिया था 2018 में। वो कितनी सीटें जीते? 0। DMK रूरल बॉडी इलेक्शन पर आसानी से जीत गई थी, उन्होंने ज्यादा टेंशन नहीं दिया इस चीज को। DMK के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ऐसी चीजों की टेंशन छोटी पार्टीज लेंगी और विजय को मीडिया को यूज करना बहुत अच्छी तरह आता था। इसे 2021 के असेंबली इलेक्शंस में पोलिंग बूथ पर विजय एक साइकिल पर गए। अब विजय की टीम ने कहा कि ये तो नॉर्मल साइकिलिंग है, इसमें क्या बड़ी बात है। पर याद रहे कि MGR को तगड़ा सपोर्ट रिक्शा पुलर से मिलता था और विजय की इस बाइसिकल राइड को इतना ज्यादा मीडिया अटेंशन मिला जिससे उनका ऑब्जेक्टिव अचीव लोगों के दिमाग में बस गया। और फैंस अपने ही अंदाज में गेस करने में लगे हैं कि आखिर थलपति विजय यहाँ क्या सिग्नल देना चाहते थे। एक दूसरे यूजर ने लिखा, इट्स नॉट जस्ट अ राइड, इट्स अ स्टेटमेंट। इस वजह से जो लोग ये चीज ढंग से पढ़ रहे थे वो सरप्राइज हो गए। नेता की ना उसमें देख रहे हैं हम यार, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की और जब उस साल अक्टूबर में उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करे, लोग पागल हो गए जब वो स्टेज पर चढ़े। कई महान लीडर्स जैसे पेरियार, अम्बेडकर और कामराज के कटआउट्स उन्होंने लगाए, ये दिखाने के लिए कि उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी है क्या। और वही इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी
बेसिकली वैसी ही बनाई जैसी दूसरी पार्टीज की तमिलनाडु में, द्रविडियन आइडियोलॉजी वेलफेयर पॉलिटिक्स के साथ। तो भाई लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि दोनों डीएमके और एआईएडीएमके पेरियार का गाना गाते हैं, वो बोलते हैं कि हम वेलफेयर करना चाहते हैं। तो भाई आइडियोलॉजी में डिफरेंस क्या है? द आंसर इज कि आइडियोलॉजी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लीडर में डिफरेंस है। विजय ने सीधा निशाना डाला एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज पर कि ये सारी पार्टीज एक परिवार चला रहे हैं जो पूरी तरह करप्ट है। कई लोग ये अटकलें लगाने लगे कि विजय विल अलाइ विद बीजेपी, पर वो कहते हैं कि बीजेपी उनका आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट है। विजय ने अपने आप को एज एन आउटसाइडर दिखाया कि ना वो कोई पॉलिटिकल फैमिली से, चेक करो, वो डीएमके और एआईएडीएमके से तंग आ चुके हैं। अब कई लोगों को लगा था कि सितंबर में जो इंसिडेंट होता है उससे विजय कभी रिकवर नहीं कर पाए। 27 सितंबर को उनको 2 वेन्यूज में स्पीच देनी थी, पर दोपहर की स्पीच के लिए सुबह के 9 बजे से ही भीड़ इतनी ज्यादा जमा हो गई, लोग 6-6 घंटे वेट कर रहे थे और गर्मी के मारे तड़प रहे थे। अब यूजुअली ना विजय अंदर की लाइट जला देते हैं अपनी बस की, ताकि उनके सपोर्टर्स देख पाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो सपोर्टर्स थे, भीड़ थी जो सपोर्टर्स की, वो आगे दबाने लग गए अपने आप को ताकि वो विजय को देख पाए। हुआ क्या? 3 सेपरेट स्टैम्पीड्स, टोटल में उस रात 40 लोग मारे गए। तमिलनाडु पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करी विजय के खिलाफ। दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर्स में उनकी क्वेश्चनिंग हुई, पर जो मीनिया था विजय का वो रुका नहीं। दिसंबर में उन्होंने एक और रैली करी। पुलिस ने कहा कि इस बार बस 5000 लोग ही अलाउड होंगे, पर एकदम भीड़ जमा हो गई। 5000 लोग तो छोड़ो, विजय ने अपनी पॉपुलैरिटी यूज करी यंग लोगों के बीच ये इलेक्शन जीतने के लिए। किसी भी गांव में चले जाओ आप तमिलनाडु के, आपको एक बोर्ड मिलेगा उनकी फैन एसोसिएशन का। अब इन लोगों के परिवार ने कई सालों से डीएमके और एआईडीएमके को वोट दिया, पर ये लोग गांव वालों को कन्विंस करने लग गए कि अब टाइम है एक नए चेहरे का। विजय ने भी इस इलेक्शन को बताया कि ये एक जनरेशनल इलेक्शन है। करीब 15 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स होने वाले तमिलनाडु में। ये वो वोटर्स हैं जो विजय की फिल्म्स बचपन से देखते आ रहे हैं और एक क्रेजी ऑब्सेशन है उनके दिमाग में विजय के बारे में। और आइडियोलॉजी तो डिफरेंट है नहीं, इसलिए उन्होंने भी अपनी वेलफेयर पॉलिटिक्स खेली। अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए 4000 रुपए पर महीना, इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन 20 लाख रुपए तक का, 5 लाख इंटर्नशिप दी जाएगी जहाँ आईटी ग्रेजुएट्स को हर महीने 8000 रुपए मिलेंगे। और उन्होंने ऐसी पॉलिसी भी डाल दी अपनी मैनिफेस्टो में जो कई द्रविडियन पार्टीज भी नहीं डालती। तमिल फर्स्ट पॉलिसी, 75% जॉब्स तमिल लोगों के लिए रिजर्व होगी तमिलनाडु। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स जो कभी भी तमिलनाडु में टाइम पर नहीं होते, उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ होंगे। तो बेसिकली दूसरी पार्टीज भी वेलफेयर गेम खेलती है, उन्होंने कहा मैं भी खेलूंगा। अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में वो था कि यार अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो फिर लोगों ने दूसरी पार्टी को क्यों मौका दिया सिलेक्शन में? तमिलनाडु की डबल डिजिट ग्रोथ है, 2021 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का वादा है। मैंने इस चीज पर वीडियो भी बनाया था कि भाई एप्पल और कई फैक्ट्रीज अब तमिलनाडु में सेटअप हो गई। अब फैक्ट्रीज तो बन गई, पर इसका मतलब नहीं है कि लोगों को नौकरियां मिल रही है। हर 3 एजुकेटेड नौजवानों के लिए एक ही को नौकरी मिल रही है। अब इवन तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि तमिलनाडु की इकोनॉमी की ओके जी, ओवरऑल ये अपनी वो वीडियो के बारे में बता रहे हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो वो भी आप जाके लाजमी वॉच कर सकते हैं। लेकिन यार हमने वीडियो के स्टार्ट में एक पॉइंट रखा था कि ये पहले क्यों नहीं जीते और अब क्यों जीते हैं, तो वो सारे पॉइंट हमारे ना क्लियर हो गए और ऐसे क्लियर हुए हैं कि भाई छोड़ दें बस। अच्छा यार कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं कि जिस स्टेट में इतनी वो इस तरह की चीजें हों, जिस तरह किसी डॉक्टर का आधी रात को मर्डर हो जाना है हॉस्पिटल के अंदर, क्राइम रेशो इतना ज़्यादा बढ़ जाना, और उस चीज़ को अगर हम करें तो भाई उधर तो लोग जो हैं वो एक लाजमी फिर वो एक हद तक तंग आ जाते हैं। और इसमें तो ये पक्की बात है कि जो पार्टी जीत रही है वो वोटर के खुशी से नहीं जीत रही, वो स्कैम करके जीत रही है। स्कैम करके भी जीत रही है। दूसरा जो पुराने दौर में वो पुराने नेता 15-15, 20-20 सालों से चलते आ रहे हैं, सेम मैंने अब आइडिया लगा लिया कि भाई इंडिया में और पाकिस्तान में सियासत काइंड ऑफ सेम ही है, कोई डिफरेंट सियासत नहीं है। इधर भी वही चीजें हो रही हैं और उधर भी वही चीजें हो रही हैं। सेम कवानीन और सेम एलिगेशन, सेम क्राइम इधर पाकिस्तान में भी हो रहे हैं भाई, और इसी तरह से इलेक्शंस जो हैं वो जीते जाते हैं इधर भी। इधर ये चीज मैं आपको क्लियर कर लूं, उधर तो अवाम ने अपनी वो ताकत दिखा के उनको वो सीटें वगैरह विन करवा दी, लेकिन इधर ये सीन नहीं होता। इधर भाईजान वो जीत भी जाए तो वो उसको भी हरा देते हैं और जो हार रहा हो उसको भी सीट दे देते हैं। तो इधर ये बड़ा डिफरेंट चीज है। और दूसरी बात कि यार इस तरह के नेता अगर किसी को मिले
नहीं तो वो कौन छोड़ेगा, वो कौन नहीं कहेगा कि भाई हम जबरदस्त। इनको वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एक बात से मैं बहुत दंग गरीब रह गया लोगों हूं को, हाँ। कि वो पहली बार उन्होंने सिर्फ 64 सीटें उनको हाँ जी। और दूसरी बार तो उनको 0 मिली, फिर भी उनका कॉन्फिडेंस यार मैं जीतूंगा जरूर, हाँ ये जी। था उनके। और सबसे बड़ी चीज होती है कि जो लोग होते हैं ना वो डिसाइड करते हैं, और वो क्यों कैसे डिसाइड करेंगे, जब अब उनको सुविधाएं देंगे, फैसिलिटीज देंगे, उनका हक देंगे, उनको रहने का सही सलीका देंगे। तो भाई इस चीज में विजय थलापति सर ने अपने आप को ना एक टॉप पोजीशन में मेरे ख्याल में सेटलमेंट कर दी है कि जो लोग हैं, पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका सहारा बने हैं, उनके मुश्किल वक्त के साथ में। यही सारी चीजें होती हैं जो एक आम आदमी एक पॉलिटिशियन से एक्सपेक्ट करते हैं। और तमिलनाडु के लिए सबसे ज्यादा अहम रोल ये किया है कि उनको उन्हीं के स्टेट में 75% जॉब्स मिलेंगी। ऐसे ही क्योंकि है। वैसे बाहर से लोग आते हैं दूसरे सिटी से, या इनको नहीं मिल पाती, तो वो उनके लिए क्लियर है कि 75 ये बड़ा अच्छा उन्होंने किया है कि भाई, क्योंकि ऐसे ओवरऑल बाकी सारे स्टेट से अगर आगे वो करते हैं ना तो बाहर वाले लोग आके कर लेते हैं, वो जो इवन के जो स्टेट के लोग होते हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। ओवरऑल ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। विजय थलापति की जितनी फैन बेस है, अगर वही हमें सब्सक्राइब कर देगी तो यार और क्या ही चाहिए। कमाल हो जाएगा यार, हमारे लिए तो वो खुशी के सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल द एंड टेक टेक केयर जी।